Start with the great name of Allah, who is most merciful and most kindful. Today we are going to start इंटर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को। तो उसमें पहला हमारा टॉपिक है जो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एनिमल जो भी होते हैं वो टू इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक होता है उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जो भी हमारे सराउंडिंग इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसको हम इन्वायरमेंट करेंगे। जिससे हम खाना लेते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन जो है लेते हैं और सांस लेने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जैसे हम अदर बेसिक नीड्स इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो इन्वायरमेंट जो भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जो हमारे एबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल टू इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक होता है उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमेशा वेरिएबल होता है, उनका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट को कहा जाता है जो जिसमें हमारे सेल्स रहते हैं। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर प्लाज्मा हो गया, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, उसके अंदर जो सेल्स डिसॉल्व हुए हैं, जो सेल्स प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो जो है क्या है, उन इंटरनल इन्वायरमेंट बनाता है। यहाँ हमारा टिश्यू फ्लूइड हो गया, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। वो हमारा क्या बनाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट बनाता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, विद इन ऑर्गेनिज्म, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे जिस्म के बाहर प्रेजेंट हो, ऐसे इन्वायरमेंट को कहा जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल इसी दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारे सेल्स भी जो होते हैं वो इन्हीं इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हमारे बायोलॉजी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखता है, उसको मेंटेन रखता है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो एक उसका हमारे जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 737 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दूसरा स्केल है स्केल। तो इसका जो है टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो वो है, वो हमारा ये होता है। और अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो जाती है, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो the word homeo is derived from two Greek words. Homo means same, stasis means to stand or to remain. Homeostasis, it is the mechanism which involved in the protection of internal environment from the harms of the external variable environment। जो हमारा constant change होता रहता है external environment, कभी टेम्परेचर ज्यादा है, कभी हमारे environment के अंदर नमी है एयर के अंदर, तो कभी जो है उसके अंदर ड्राई है, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसके जरिए क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो प्रोटेक्ट होता है, जिसके अंदर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के दो लफ्ज, जो अल्फाज होम्योस्टेसिस है, वो पहले किसने किया? एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर केनिन। 1932 में जो है इन्होंने ये डिस्कवर किया, इस लफ्ज को जो है पहले टर्मिनोलॉजी दी। तो इन्होंने ये अल्फाज अपने एक फेमस बुक में भी लिखा, विजडम ऑफ बॉडी, उसमें भी रखा। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो, इंटरनल एनवायरनमेंट
की मेंटेनेंस हो कांस्टेंट लेवल पे, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस के बाद एनवायरनमेंट, जो भी हमारी सराउंडिंग है, इर्द गिर्द है, वो उसको माहौल कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो एनवायरनमेंट दो इकसाम के होते हैं। मैंने भी आपको बताया कि एनवायरनमेंट जो होता है वो दो इकसाम का होता है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमेशा वेरिएबल होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कौन फॉर्म करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो लैंड के अंदर, लैंड पे जो रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। उन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए जो है लैंड क्या है, एयर उनके लिए क्या है, एटमॉस्फेयर वो उसका एनवायरनमेंट है, जिससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और तो एयर कभी वेरिएबल होता है, कभी ड्राई सीजन होता है, कभी जो है ह्यूमिडिटी होती है उसमें। तो उस वेरिएबल एनवायरनमेंट को कहा जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए एयर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो एक्वाटिक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म ऐसा भी कह सकते हैं। उनको टेरेस्ट्रियल को कहते हैं लैंड ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं उसको कहा जाता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर्म करता है। वाटर जो है उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एनवायरनमेंट, जैसे ये एनवायरनमेंट है, ये हम कहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर एमोबा प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर है, ये मैंने कुछ वाटर कलेक्ट किया है, ये एमोबा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। एमोबाई फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर एनिमल। तो उसके अंदर भी होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है। तो उसके दौरान ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसका जो वाटर है, ये वाटर है इसके सराउंडिंग, ये वाटर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर्म करता है। पर ये जो सेल है इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एनवायरनमेंट, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुदा है। किसके जरिए? क्योंकि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करता है। तो ये वाटर जो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर, ये इसका क्या हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो वेरिएबल होता है। कभी उसमें जो है साल्ट कम है, कभी उसमें फूड कम है, ज्यादा है, कभी जो है वाटर कम है। तो उस हिसाब से जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। पर इसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। किस वजह से? क्योंकि इसके पास, यूनिसेलुलर एनिमल के पास भी एक अपना मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसको कहेंगे हम इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, जिसमें वो उस मैकेनिज्म को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। इसके बाद होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन बाय थ्री मैकेनिज्म। थ्री जो है, फर्स्ट वन इज द osmoregulation, second one is the excretion and third one is the thermoregulation. osmoregulation जो अल्फाज osmoregulation है, वो osmo की माना है साल्ट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। तो रेगुलेशन ऑफ साल्ट, जहां साल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है वहां वाटर का जिक्र भी होगा। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए वाटर और साल्ट का रेशो मेंटेन किया जाए, ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट रेशो इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। इसके बाद हो गया हमारा एस्क्रिएशन। एस्क्रिएशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट।
out of the body of living organism is known as excretion. उस मैकेनिज्म को कहा जाता है excretion, जिसके जरिए हमारे जो खराब मादे नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उनकी रिमूवल हो, ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है excretion. तो नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के ब्रेकडाउन के नतीजे में बनते हैं. नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन से हो गए? प्रोटीन हो गया, हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया. इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे जो वेस्ट बनते हैं उस वेस्ट को कहा जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसकी रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रिएशन. तो प्रोटीन टूटेगा तो दो इकसाम के वेस्ट बनाएगा. एक हो गया अमोनिया, हाईली टॉक्सिक एंड गैसियस वेस्ट excreted by the freshwater animal like fishes, sponges, cnidaria. तो अमोनिया एक्सक्रिएट करेंगे ऐसे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रिएट करेंगे. तो यूरिया जिसमें शामिल मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, शार्क फिश हो गई और एम्फीबियन हो गए जैसे फ्रॉग हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रिएट करेंगे. ये लिक्विड वेस्ट है. और तीसरा हो गया यूरिक एसिड. यूरिक एसिड जो है बनता है वो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनता है. न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं, उनकी एडिनाइन, गाइनाइन, इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है. तो जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, गैस्ट्रोपोड, सिनेल हो गया, सिनेल जो मोलस्कस से ताल्लुक रखता है, फाइलम मोलस्का से, वो एक्सक्रिएट करता है यूरिक एसिड. इसके बाद हो गया थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन ऐसा मैकेनिज्म, थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल. कांस्टेंट लेवल पे जो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस है उस मैकेनिज्म को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन. तो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट देखे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है. तो हमारे जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 37, जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर का, उस वैल्यू को कहा जाता है सेट पॉइंट. सेट पॉइंट इज द नॉर्मल रेंज और नॉर्मल वैल्यू, जो हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल वैल्यू है किसका? टेम्परेचर का हो गया, ग्लूकोज का आया हो गया, हेमोग्लोबिन का अमाउंट हो गया, तो उसको कहेंगे सेट पॉइंट. तो हमारे बॉडी टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट. तो ये कांस्टेंट रखता है हमारा थर्मो रेगुलेशन. होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का, थर्मो रेगुलेशन, जिसके जरिए ये बॉडी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है. यहाँ हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन करते हैं कुछ आर्गन होते हैं, वो होम्योस्टेसिस आर्गन होते हैं, वो उनको मेंटेन करते हैं. तो हमारी नॉर्मल जो सेट पॉइंट है ग्लूकोज की वो होते हैं ब्लड के अंदर. अगर हम 100 ml की ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 90 मिलीग्राम क्या होते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं. 100 ml की ब्लड है उसके अंदर 90 मिलीग्राम क्या होते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं. ये नॉर्मल सेट पॉइंट है ग्लूकोज की. तो ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए हमारे जिस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, या हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन किया जाए नॉर्मल वैल्यू पे, ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है होम्योस्टेसिस.